नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। जय जवान जय किसान, लेकिन सबसे पहले मेरा आपका हम सबका हिंदुस्तान। ये नाम आज हमने इसलिए रखा है क्योंकि भारत का हर जवान देश की आन बान और शान है। भारत का हर किसान देश की आन बान और शान है, लेकिन हर हिंदुस्तानी के लिए सबसे पहले सबसे बढ़कर अपनी मातृभूमि यानी हिंदुस्तान है। और कल राजपथ पर देश की सेना का शौर्य दिखाया जाएगा। भारतीय गणतंत्र की आन बान और शान पूरी दुनिया देखेगी। उधर दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर परेड को मंजूरी भी दे दी है, लेकिन कुछ असूलों के साथ। कल हजारों ट्रैक्टर इस परेड में हिस्सा लेंगे, इसलिए जरूरी है कि पूरे संयम के साथ भारत की गरिमा का ध्यान रखते हुए यह परेड पूरी की जाए। लेकिन इस बीच सियासत भी जोरदार हो रही है। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों किसान 2 दिन तक आंदोलन के लिए जुटे हैं। शरद पवार भी वहां पहुंचे और मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चीन के खिलाफ थल सेना, नौसेना और वायुसेना की जगह मजदूरों और किसानों का प्रयोग करें तो तीनों सेनाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिर अपने देश की सेना के प्रति ये कैसी सोच है? तो उधर शरद पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, लेकिन किसानों के लिए उनके पास समय नहीं है। यानी सियासत भी जोरदार है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जय जवान जय किसान, लेकिन सबसे ऊपर मेरा आपका हम सबका प्यारा हिंदुस्तान। ट्रैक्टर रैली की जिद पर अड़े किसानों को दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ इसकी मंजूरी दे दी है। सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को एंट्री की छूट दी गई है। किसानों से कहा गया है कि मार्च शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से किया जाए। लेकिन मुद्दा सिर्फ ट्रैक्टर रैली का नहीं है। किसानों के नाम पर सियासत लगातार जारी है। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों किसान जुटे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी वहां पहुंचे और कहा कि मोदी सरकार ने बिना चर्चा के ही कानून पास करवा दिया। इतना ही नहीं, शरद पवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पर भी सवाल उठा दिया और कहा कि राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, लेकिन किसानों से नहीं। आता इतक्या लाखोच्या संख्येने लोक येणार आहेत, राज्यपालांना भेटून फक्त निवेदन देणार आहेत। राज्यपाल गेले गोव्यात, त्यांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे, पण माझ्या शेतकऱ्याला भेटायला वेळ आहे। और जरा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी सुनिए। You are using the Indian Army, the Indian Navy, the Indian Air Force to protect India from China. If you use India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the Army, Navy and Air Force to be standing over there. China will not have the guts to come inside. इस बीच कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने किसान आंदोलन पर बड़ा आरोप लगा दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। खबर है कि वहां उन पर हमला हो गया, जिसके बाद उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। लाल झंडे वाले हैं, उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं अर्बन मॉइस्ट और नेक्सलाइट वो खतरनाक हैं, वो घुसे हुए हैं। जो कल वाला अटैक था वो नेक्सलाइटों का था, अर्बन मॉइस्ट का था। ये ऐसा जोगिंदर यादव यहां तक भी ये जा सकता है, इसने जो खालिस्तानी एलिमेंट है, जो नेक्सलाइट एलिमेंट है, जो मॉइस्ट है, उन सबको इसने कल यूज किया। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पाकिस्तान किसान रैली में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच रहा है। पिछले कुछ दिनों में 308 ट्विटर अकाउंट बनाए गए हैं, जिसके जरिए नफरत फैलाने की साजिश चल रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या ट्रैक्टर रैली की मंजूरी के बाद किसानों के रुख में कुछ बदलाव आएगा? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जय जवान जय किसान, सबसे पहले हिंदुस्तान। आज के संदर्भ में हमें भी उन मूल्यों को सार्थक और उपयोगी बनाना है।
इन्हीं सिद्धांतों से आलोकित पथ पर हमारी विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, इतनी विशाल आबादी वाले हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार हमारे परिश्रमी किसान देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं, उसी तरह हमारी सेनाओं के बहादुर जवान कठोरतम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते रहे हैं। लद्दाख में स्थित सियाचिन व गलवान घाटी में -50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सब कुछ जमा देने वाली सर्दी से लेकर जैसलमेर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में झुलसा देने वाली गर्मी में धरती, आकाश और विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे सेनानी भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल निभाते हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। खाद्य सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, आपदाओं तथा बीमारी से सुरक्षा एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने योगदान से राष्ट्रीय प्रयासों को शक्ति दी है। अंतरिक्ष से लेकर खेत खलिहानों तक, शिक्षण संस्थानों से लेकर अस्पतालों तक वैज्ञानिक समुदाय ने हमारे जीवन और कामकाज को बेहतर बनाया है। दिन रात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डीकोड करके तथा बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है। देश में इस महामारी पर काबू पाने में तथा विकसित देशों की तुलना में मृत्यु दर को सीमित रख पाने में भी हमारे वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों, प्रशासन तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर अमूल्य योगदान दिया है। इस प्रकार हमारे सभी किसान, जवान और वैज्ञानिक विशेष बधाई के पात्र हैं। और तो ये थे राष्ट्रपति। इन्होंने किसानों का अभिवादन किया, अभिनंदन किया। इन्होंने जवानों का अभिनंदन, अभिवादन किया, उनके शौर्य की गाथा की बात कही। तो ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन होता है। ये लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है। और अब इस समय हम अपनी बहस का रुख करते हैं। जय जवान, जय किसान। लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेरे साथ विजय सदाना हैं, अभय दुबे हैं कांग्रेस के, राजकुमार भाटी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, चौधरी हरपाल सिंह हैं किसान नेता, और मेरे साथ जाने माने किसान नेता राकेश टिकैत है। राकेश जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया जी, सब ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जी का संबोधन हो रहा था, उन्होंने किसानों का अभिवादन किया। हाँ, अभी आपने सुना होगा। धन्यवाद जी उनका, नमस्कार जी। हाँ, सुना जी, सुना जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ट्रैक्टर रैली का पूरा बंदोबस्त हो गया है। 9 जगहों से ट्रैक्टर रैली निकलेगी, जैसा योगेंद्र यादव ने जानकारी दी। संयम बना के रखा जाएगा, पूर्ण रूप से संयम बनाकर रखा जाएगा। 9 जगह से नहीं, पूरा 9 जगह में है जो दिल्ली और उसके आसपास है, और पूरे हिंदुस्तान भर में कल जो भी किसान ट्रैक्टर लेकर अपने खेत तक भी जाएगा, जो भी कल ट्रैक्टर चलाएगा वो सड़क पर चलाएगा, वो डीएम के वहाँ पर लेकर जाएगा, अपने खेत में लेकर जाएगा, उसको हिंदुस्तान की, दिल्ली की परेड का हिस्सा माना जाएगा। कल के दिन 26 तारीख को झंडा लगेगा, अपना ट्रैक्टर खेत पे भी लेकर जाएगा, तो उसको भी दिल्ली की परेड का हिस्सा माना जाएगा। ये एक पूर्ण रूप से जो तिरंगा है, हमारा पूरा विश्वास तिरंगे में है। ये एक ऐतिहासिक परेड होगी किसानों की। इस परेड को दुनिया में देखा जाएगा और दुनिया में हिंदुस्तान का जो नाम है, जो हिंदुस्तान का गौरव है, वो पूरा दुनिया में ऊंचा होगा। बिल्कुल, किसान देश का गौरव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार ने तो आपको बेस्ट ऑफर दिया था कि वो 1.5 से 2 साल के तक कानून को स्थगित करने को तैयार थे, सुप्रीम कोर्ट पे शपथ पत्र देने को तैयार थे। लेकिन जिद आपकी है? हाँ, सरकार की है? किसकी है जिद? नहीं, ये तो हमारा तो ये अधिकार है कि हम जितने साल से घाटे की खेती कर रहे हैं, हमारा नुकसान बहुत हो रहा है।
और हम पूर्ण रूप से बिल भी वापसी होंगे, एमएसपी पे कानून भी बनेगा और जो मसले हैं उसको बैठ के हल करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये 70 साल की दिक्कतों के लिए आंदोलन है? जी, ये 70 साल की दिक्कतों के लिए आंदोलन आप कर रहे हैं? भारत सरकार ने जो पॉलिसी तय करी, वो सरकार किसी की भी रही हो, भारत सरकार की पॉलिसी रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अब तो बैठ के कानून तय हुए। अभी तो कानून रिपील करने की बात थी ना, तो कानून तो अब वापस हो ही रहे थे। मैं इसे कांग्रेस और बीजेपी में नहीं फंसाना चाहता किसान आंदोलन को। अभी पार्लियामेंट चलेगा, सबके देखेंगे वहां पे आत्मा किसके कितने ठीक चल रहे हैं। ये किसानों की दिक्कत है, भारत सरकार ने दिक्कत करी है। यहाँ पे हमें सारी पार्टियों का सहयोग, हमारी पार्टी को इस आंदोलन को मिल रहा है, सबका मिल रहा है। हमको बीजेपी का भी मिलता है, हमारे और जितनी पार्टी है, कांग्रेस हो, वो सब इसका समर्थन करते हैं। लेकिन कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे वहां पर, उनको तो आपने उनके साथ तो बड़ी बदसलूकी हुई उधर। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बोला कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी झंडे हैं। कांग्रेस के सांसद ने कहा किसानों के बीच उपद्रवी तत्व मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अल्ट्रा मॉइस्ट कह रहा हूं कि जो इस आंदोलन में घुस गए हैं। ये जो ट्रैक्टर आ रहे हैं वही तो हैं। ये ट्रैक्टर जो रिएक्शन है, ये ट्रैक्टर उसी का तो रिएक्ट है। ये आप और को हमको, हमने ये नहीं कहा कि किसने कहा। अच्छा, हमको जिसने भी किसानों के बारे में कहा है उसके, मैं तो नाम आपको बता रहा हूं, रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद, उनके साथ बदसलूकी हुई। तो उसने भी कहा, तो उनके साथ मारपीट की गई। हाँ, तो अगर कहा होगा तो मैं कह रहा कि अगर कोई कहेगा तो कर दिया होगा भाई, उसमें क्या करे जाए, हम क्या करें। नहीं करना चाहिए ना बोलना चाहिए किसानों के बारे में, किसी को नहीं बोलना चाहिए। विजय सदाना मेरे साथ है, बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है। विजय सदाना, 40 सेकंड आपके। विजय जी, देखिए, जहां तक बिट्टू जी की बात है, आप देखेंगे 26 दिसंबर को बिट्टू जी ने ही कहा था कि लाशें बिछ जाएंगी। उसी दिन मैंने रिएक्ट किया था कि बिट्टू जी आप गलत परंपरा का शुरुआत कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसान लाशें बिछाएंगे। आज कल आप जब गए और किसानों ने आपके साथ जो भी व्यवहार किया, अब आपको ऐतराज हो रहा है। यही बात हमें समझनी चाहिए कि आंदोलन करना बहुत आसान है, लेकिन एक बार चीज जब हाथ से निकल जाती है, ये शेर की सवारी है। जब तक आप बैठे रहेंगे आपको मजा आएगा, लेकिन जब आप उतरेंगे ये शेर आपको ही खाएगा। यही बात हर पॉलिटिकल पार्टी और हर किसान नेता को समझनी पड़ेगी कि आपको आंदोलन शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसको कंक्लूड करना होता है तो डायरेक्शन किसी को नहीं होता, क्योंकि हम लोग कभी इस बात को प्लान नहीं करते कि कहां पे हमें रुकना है। हम सिर्फ आंख बंद करके चलते रहते हैं और आज स्थिति वही है। हमें यह नहीं पता था कि सरकार की किस बात को हम मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, बस एक ही रथ था। और सरकार ने जब आपको दूसरा प्रपोजल दिया तो किसान नेताओं को यह समझ में नहीं आया कि इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, और वो पुरानी ही रीति पे चलते रहे। लेकिन हकीकत के लिए, एनालिसिस के लिए, लाइन बाय लाइन बात करने के लिए उनके पास कोई भी ऐसा नेता नहीं था कि जो सरकार के साथ वार्ता कर सके। पर 40 नेता तो थे, ठीक है, मैं इस आंदोलन की टिकैत साहब तो थे। विजय सदाना साहब की बात का जवाब विजय जी, टिकैत साहब बोलिए। देखो, हमारे पास में नेता भी हैं और हम बातचीत करने में सक्षम भी हैं। हम सब चीज है, जब आपका मन करें, जब आप हमारे से महीने, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जब सरकार को फुर्सत हो जा, जब सरकार के दिमाग ठीक हो जा, जब सरकार को ज्ञान प्राप्त हो जा, जब बात कर लेना। हमें कोई जरूरत नहीं है बात करने की सरकार से। जब एमएसपी पे कानून बन जाए और 3 बिल वापसी हो जाए, जब आपकी समझ में आ जाएगी, जब सरकार बात कर ले, हमें तो जरूरत है नहीं बात करने की। हम दिल्ली में ही रहेंगे, दिल्ली के बाहर रहेंगे, दिल्ली के बाहर बैठेंगे। जहां पे आंदोलन चला था वहीं आंदोलन चलेगा। हमारे पास में नेता भी हैं, हमारे पास में बातचीत करने के तर्क भी हैं। एमएसपी पे कानून बने, आपके पास नहीं है। इससे पहले एमएसपी पे कानून को लेकर कब आंदोलन हुआ है देश में, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। आंदोलन तो बहुत एमएसपी को कानून का जमा पहुंचाने के लिए कब आंदोलन हुआ ठीक है साहब देश में? हाँ हुए है ना भाई जिसने कानून पे उसमें बात नहीं करी वो सरकार चली गई ना।
सर जिसने काम नहीं करा, मैं तो सरकार सरकारों चली की गई। बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। आपने एमएसपी को, मैं उसी की बात आपने कर रहा हूं किसान ना। संगठनों ने एमएसपी को कानून का जामा पहुंचाने के लिए इससे पहले कब आंदोलन किया? भाई ये दे देंगे ना, अरे जो सरकार है जिनकी है, जवाब ले लेंगे मेरे से। आप क्यों इनके वकील बनो? नहीं, मैं तो ये आपसे किसान सवाल नहीं पूछ रहा जाएगा हूं। यहाँ से। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, आंदोलन हो रहा है ना, अब जवाब दे दो। विजय सदाना, हमने 2018 में भी दिया, हमारा बहुत दिन से प्रोग्राम ये चल रहे थे, आज इकट्ठा हो गया ना सारा कुनबा, सरदाना आज साहब। दे देंगे जवाब ये। ठीक है साहब, सरदाना साहब 40 सेकंड। देखिए ऐसा जन है, सुधांशु जी, जहां तक बात है कि बातचीत की, आज चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे, संसद कहे, बगैर बातचीत के, बगैर आमने सामने बैठे, बगैर आंकड़ों पे गए, आज एमएसपी चाहिए नहीं चाहिए, कितना देश का खर्चा आएगा, कितना टैक्स पेयर का पैसा लगेगा, कैसे वो पैसा इकट्ठा होगा, किस किस पे असर आएगा, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, और आज विजय की जी कह बात, रहे हैं। एक बात सुन लीजिए ना चौधरी साहब, मैं बोला नहीं, आज आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, अगले साल आप कितना एमएसपी बढ़ाने की बात करेंगे, 5 साल बाद एमएसपी कितना होगा, जब तक ये सब चीजें आंकड़े नहीं आएंगे, उनके लिए संसाधन कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, जब तक इन पे चर्चा नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो डिसीजन ले पाएगी, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार पे 1 रुपए का जोर नहीं पड़े, आप समझ तो लो पहले बात को। हमने कहा कि सरकार को जितनी खरीद करनी है उतनी खरीद करें, आप उसको कानून बना दो। जो व्यापारी खरीद कर रहा है वो तो सस्ता नहीं बेच रहा, व्यापारी जो खरीद कर रहा है वो एमएसपी से कम पे खरीद ना करें। क्या आपने उसको जो उसके रेट है जो व्यापारी बेचता है, फिर आटा दाल और जो सारी चीजें, वो क्या एमएसपी से सस्ता बेचता है? अगर वो बेचता हो तो बता दो। साहब, अगर व्यापारी नहीं खरीदेगा तो खरीद की जिम्मेवारी किसकी होगी? आप मुझे एक सवाल का जवाब, कल को मान लीजिए व्यापारी कहता है हम भी यूनियन बनाते हैं, हम नहीं खरीदते तो कौन खरीदेगा? मैं कह रहा कौन खरीदेगा? किसान का माल कौन खरीदेगा ये बताइए ना। मैं ये कह रहा, आप ये कह रहे हो कि अगर किसान का माल नहीं बिकेगा, ना सरकार खरीदे, ना प्राइवेट व्यापारी खरीदे, किसान अपना माल लेके बैठा रहे, आप ये कहना चाह रहे हो? लुटेरों के बादशाह, आप यही कहना चाह रहे हो? बादशाह साबित होगा लुटेरों के, ये लुटेरों के आखिरी बादशाह मान जाओ। मतलब सस्ते में लुटेरों के बादशाह हो क्या आप लुटेरों के हिमाती हो? अरे भाई मेरी बात का जवाब दो ना। अगर प्राइवेट नहीं खरीदता, सरकार नहीं खरीदती तो कौन खरीदेगा? आप ही की जवाब का बादशाह दे रहा हूँ। आप क्यों चिल्ला रहे हो यार? सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो ना। आपके कानून की भाषा क्या होगी ये तो बताओ। आपके घर में थोड़ा गिरेगा किसी को, आपको जिम्मेदारी है, कोई नहीं खरीदेगा मत वही कह रहा हूं कि आप एक कानून की ड्राफ्टिंग तो करो कि आपको कौन सा कानून चाहिए। आपके पास बड़े बड़े वकील हैं कि उसकी भाषा क्या होगी कि सरकार खरीदेगी एमएसपी पे, मान लिया प्राइवेट सेक्टर अगर नहीं खरीदेगा तो बचे हुए माल का क्या किया जाएगा? जिस माल की क्वालिटी नहीं है उसको किस रेट पे खरीदा जाएगा? ये बताओ तो सही, पूरी बात बताओ ना, आधी बात बता रहे हो। मैं भी तो कह रहा कि जो कैसे हो जाएगा? कानून बनाने की बात कर रहे हो तो कानून की पूरी बात करो ना भाई। आप कानून की बात कर रहे हो, कानून में पूरी बात बताओ कि खराब क्वालिटी का माल कैसे बिकेगा, बचा हुआ माल कैसे बिकेगा, अगर कॉर्पोरेट नहीं खरीदेगा तो कैसे बिकेगा? आप पूरी बात नहीं बता रहे। कैसे आएगी? सदाना साहब, विजय सदाना, ये नहीं पता था कि वो वकील है उनका। समाधान क्या है? आप अपनी ही बात में फंस गए हो चौधरी साहब। सब जानते हैं, सब जानते हैं। डिमांड करके खुद फंस गए हो। बादशाहों को सब जानते हैं, फंस गए हो अपने ही चक्रव्यूह में। हम कोई नहीं फंस रहे, डिमांड कर दी, ये कानून बनाने पड़ेंगे। नहीं हट पा रहे क्योंकि आपको पता है कि आप फंस गए। कानून बनेगा, आप अपनी डिमांड में ही फंस रहे हो चौधरी साहब। आप ये नहीं बता रहे कि बचा हुआ माल कौन खरीदेगा, आप ये नहीं बता रहे कि क्वालिटी खराब जिस माल की होगी वो कितने में कैसे बिकेगा। तो सड़ने के लिए छोड़ते टिकट साहब, सही देश की जिम्मेवारी है, कानून बनवा रहे हो। व्यापारियों के वकीलों मान पूरा जाओ, सही होना चाहिए ना, आधा अधूरा काम देगा जनता जवाब देगी। मैं सुधांशु का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, वो लगातार वेट कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। टिकैत साहब, एक आरोप और लग रहा है इस आंदोलन के ऊपर कि बिचौलिए फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को, जो कि मिडिलमैन है। वो असल में चाहते हैं पंजाब के और कुछ हद तक हरियाणा के कि यह आंदोलन चलता रहे, दुकानदारी उनकी बंद हो रही है, क्योंकि इससे तकलीफ एमपी के किसान को ज्यादा नहीं है, इससे तकलीफ यूपी के किसान को ज्यादा नहीं है, लेकिन तकलीफ पंजाब में बिचौलियों को है।
हरियाणा में कुछ आड़तियों को है, यह आरोप लग रहा है, और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ये आरोप लगा रहे हैं। टिकैत साहब, अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जो एमएसपी है वो पूरे देश को क्यों ना मिले? जब पूरे देश का माल व्यापारी लूटता है, जब एमएसपी हो जाएगी तो कम से कम वो एमएसपी से नीचे तो नहीं खरीद करेगा। ये जिम्मेदारी तो इनकी नहीं कि एमएसपी को ये आधे रेट में लुटवाएंगे देश के उसकी कीमतों को, और वो फिर महंगे में बेचेगा। आप कानून बना दो उस पर, ठीक है, जो भी खरीद करेगा उसके नीचे पे खरीद ना करे। कल कानून बना दो ना जी। कल कितने ट्रैक्टर आएंगे? कल कितने ट्रैक्टर आएंगे? ट्रैक्टरों की गिनती इनके पास में लाइव इंटेलिजेंस है, गिन लेंगे सब। सुधांशु त्रिवेदी, सब गिन लो। बीजेपी सांसद, ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ये गिन ले, इन्हें लगाओ सबको इनको। अनुमति कितने की मिली ये भी बता दीजिए ना आप टिकैत साहब, साथ साथ में अनुमति कितनी दी है दिल्ली पुलिस ने? अरे बिना अनुमति क्या आग्रह, किसान अनुमति लिया करे क्या? किसान ना लिया करता अनुमति। तो कल नियम टूटेंगे आप कह रहे हैं, कल नियम टूटेंगे आप कह रहे हैं? अरे आप चलो अपना काम करो भाई, ये ट्रैक्टर आओगा दिल्ली में, आओगा ये दिल्ली की सड़कों पे किसान अपना ट्रैक्टर चलाकर अपना घर जाएगा वापसी। हाँ, कल गणतंत्र दिवस है ना, बनाएंगे हम और कहो हमको अफगानिस्तान नहीं, ये इसीलिए तो आ रहे हैं कि हमको इन्होंने ही तो कहा अफगानिस्तान नहीं पाकिस्तान नहीं, जब भी तो आ रहा है ये रिएक्शन मारा है ट्रैक्टर। ठीक है, कितने कितने आएंगे? मारा है और हमको प्रोटोकॉल फॉलो होगा। अरे गिन लो ना सब। हाँ होगा, प्रोटोकॉल होगा फॉलो, बढ़िया होगा, बढ़िया झंडा होगा, सब कवर करना इसको। हाँ अच्छा जी, नमस्कार जी। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी है, रुक जाइए आप 2 मिनट रुक के जाइए सुधांशु, 2 मिनट रुक के जाइए। अच्छा सुनवा दो सुधांशु जी। देखिए, मैं टिकैत जी की बात से सहमत हूं कि किसान वापस नहीं जाएगा। कारण यह है कि अब किसान को वापस ले जाने की किसी की हैसियत ही नहीं रहेगी, क्योंकि एक बार आग फैलाना आसान होता है, समेटना बहुत मुश्किल होता है। जो आज मुंबई में दिखाई पड़ा ना, कहा जाता था कि यह गैर राजनीतिक आंदोलन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग और सत्ताधारी दल के लोग आके आंदोलन को संबोधित कर रहे हैं। अरे भाई, यही कह देते। मैं अपेक्षा करूंगा कि टिकैत जी ये कहें कि भाई महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला पहला राज्य था। हे पवार, हे ठाकरे, आप तो सरकार में हो, पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रद्द करो, तब आंदोलन का समर्थन करो। मतलब हमारे राज्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलती रहेगी और हम सरकार में होकर समर्थन करेंगे। देखिए, जो सरदाना जी ने कहा था उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। एक बार अब आप ये नहीं रुकने वाला, क्योंकि अगर 3 कानून वापस नहीं जाएगा, आप कहेंगे एमएसपी कानून बनाओ, एमएसपी कानून हो जाएगा, कहेंगे पराली का कानून बनाओ, पराली का होगा, कहेंगे बिजली का कानून बनाओ, उसके बाद कहेंगे कि वो जो ये है टोल रोड पे हटाओ। क्योंकि जनाब, इसमें ऐसे लोग घुस गए हैं। ये ट्रैक्टर रैली है ना, ट्रैक्टर रैली में हम लोगों ने वो देखी थी ऑडी गाड़ी का इंजन ट्रैक्टर ज्यादा पावरफुल होता है। अगर वो पीछे से धक्का देने लगेगा तो ट्रैक्टर वाला बेचारा चाहकर भी ब्रेक नहीं लगा सकता। तो मैं आपसी बात से सहमत हूं और मेरी सहानुभूति आपके साथ है। लेकिन सुधांशु जी, इसके बाद संसद घेरने को, इसके बाद हमारे सूत्र कह रहे हैं कि संसद को घेरने की तैयारी है। एक आवाज उन्होंने दी, सब वापस चले गए थे। आज ऐसा कोई नहीं है, इसलिए अब किसी की हैसियत ही नहीं है कि जो रोक ले। टिकैत साहब, जवाब जी, जवाब सुधांशु की बात का। हाँ जी, बताओ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की बात का जवाब टिकैत साहब। क्या कहा वो बता तो जब तो दूंगा जवाब। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि अब किसी की हैसियत ही नहीं है कि इस आंदोलन को वो वापस करा सके, क्योंकि आग फैलाना आसान है, निपटाना उसको मुश्किल। नहीं भाई, क्या कहा सुधांशु ने? ये भी तो कहा कि मैं इनका समर्थन करता हूं। तो इस आंदोलन को बीजेपी तो चलवा रही, इस आंदोलन को भारत सरकार चलवा रही। जब तक ये चलवाएगी ना, बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल बढ़िया बात कही उन्होंने कि तो आप सुन रहे थे, मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूँ। बीजेपी वाले ही तो चलवा रहे इसे, सुधांशु जवाब। भारत सरकार चलवा रही। जब ये चाहेगी तो खत्म हो जाएगा, इनके हाथ में खत्म करना। नहीं, हम टिकैत जी आपकी बात का तो पूरी तरह समर्थन करने को तैयार है, पर एक बार आप यहाँ से कह दीजिए कि जिन राज्यों ने अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू कर रखी है और जो सरकार में है, कम से कम वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून रद्द करने के बाद हमें समर्थन करें, अन्यथा मत करें।
और जो लाल झंडा लेके बंबई में खड़े थे उनकी सरकार में जब केरल में बीजेपी कर रहे हैं हमें समर्थन तो मैं क्या करूं? हमारा समर्थन करें, वरना ये दोहरा उनका तो मुझे नहीं पता, मैं तो बीजेपी समर्थन करती है ना। आपका बात का समर्थन करने को तैयार हूं। हाँ, आपके सब लोग हमारा समर्थन कर रहे, आपका धन्यवाद कि आप समर्थन कर रहे, टीवी पे समर्थन कर रहे, आपका धन्यवाद है सबका। और इसको जब तक सरकार चाहेगी, जब तक ये आंदोलन चलेगा, सरकार नहीं चाहेगी नहीं चलेगा। तो टिकैत साहब कल हमारे बता जाइए कि किसी की हैसियत है वो आंदोलन वापस दिलवाने की कि नहीं? आपने तो कहा कि चलता रहेगा, चलवाने की हैसियत तो है, रुकवाने किसी की है कि नहीं बोलेंगे? हैसियत तो सरकार की है। जब इस पे कानून आप इस पे बना दोगे एमएसपी पर, इनको वापसी ले लोगे तो हो जाएगी। हमारी कहाँ हैसियत है? हैसियत तो सरकार की। इसको जब सरकार चाह लेगी जब हो जाएगा। नहीं, ये बताइए, आपके सिर्फ ये मांग तो थी नहीं, मैंने सारे गिनाए हैं। पराली आपकी मांग थी, बिजली आपकी मांग थी, और टोल नाके फ्री कर दिए गए, ये भी आपकी मांग थी। नहीं, हमारा तो हमारे मेन इसके बाद नहीं आएगी। नहीं, उसके लिए कमेटी बनेगी और चीजों पे बैठ के बातचीत हो जाएगी। बहुत सी चीजें हैं उस, हाँ ऐसा थोड़ा नहीं पे हो जाएगी, और पर तो कमेटी बनेगी ना। एक कहावत है, भाई 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, हम लोग का भी ताल्लुक है कि साझे की हड्डियां चौराहे फूटती है, साझे की हड्डियां चौराहे फूटती है। अगर साझे की हड्डियां आ गई, किसी एक के बसी की नहीं है जो इसको सॉल्व कर दे। अब जो होना होगा वो चौराहे पर ही होगा भैया, अन्यथा मत दीजिएगा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। ये तो दिल्ली में होगा, दिल्ली में किसान परिवार से है, किसान राजनीति बहुत दशकों से आपके रगों में है, किसान की राजनीति आप लोग ही करोगे, ठीक है। आपको ये कानून वापसी लेने पड़ेंगे और एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। इसमें कमेटियां बनानी पड़ेगी, जो और इश्यू होंगे वो बैठ के तय होंगे। कमेटी में तो आप आने को तैयार नहीं टिकैत साहब? कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बनाई, कमेटी तो सरकार ने भी बोला। नहीं, अरे नहीं भाई, आप है यहाँ पे दो चीज साथ नहीं चलती, ध्यान से सुन लेना, इसे लिख लेना कागज में। हाँ जी, लिखवा जो भी मेरी बात सुन रहे हो। जी। मान और लालच दोनों साथ नहीं चलती। मैं तो भाई सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करूं, हाथ जोड़ूं, और मैं राज्यसभा की भी हाथ जोड़ूं, मैं तो दोनों का सम्मान करूं भाई। आपके पास में बहुत मंत्र है मारने के, मैं दोनों का सम्मान करूं। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने खुलासा करा है कि पाकिस्तान के 300 हैंडल, पाकिस्तान से 300 हैंडल किसान आंदोलन में दिक्कतें करना चाहते हैं, यानी वो देश में दिक्कत करना चाहते हैं। बताइए क्या कहिएगा? हमारी इंटेलिजेंस और हमारी इंटेलिजेंस और उस पर ना सवाल उठाओ, उसको हम हैंडल करेंगे, उसको देश का जवान हैंडल करेगा। और पहली परेड देश का जवान निकाल लगा। आप कानून तो नहीं है, आप आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करने का आपका हक है, लेकिन आप पुलिस नहीं है, कानून नहीं है, आर्मी नहीं है, नेवी नहीं है। नहीं सब है। आप सारी चीज हमारे जवान है वहां पे, और पहला हक परेड करने का जवान को है, वो करेगा, और 11 बजे फिर किसान करेगा, दुनिया देखेगी इसको। सुधांशु, और इनको तो पुष्प वर्षा करनी चाहिए भाई, इनको पुष्प वर्षा करनी चाहिए किसानों के ऊपर। सुधांशु जी को कल 11 बजे किसान भी अपनी रैली निकालेगा, और समाजवादी पार्टी ने भी बोला कि वो भी हर जगह अपनी ट्रैक्टर रैली को निकालेंगे। तो राजनीति तो हो रही है इसको लेकर। हो सकता है जिस पार्टी से आप चुनाव लड़े आरएलडी, वो भी निकाले रैली। 2014 में आप जिस पार्टी से चुनाव लड़े आरएलडी बीजेपी के खिलाफ, वो भी कल रैली निकाले। उसको परेड कहते हैं, उसको परेड कहते हैं। कल तो परेड निकलते हैं, वो भी परेड निकाल रहे हैं। निकल हो सकता है कि आरएलडी जिससे आप चुनाव लड़े पहले 2014 में, वो भी अपनी ट्रैक्टर रैली को निकाले या ट्रैक्टर परेड को निकाले। क्या करिएगा, पॉलिटिक्स तो हो रही है, सब चले। इनके भी समझौते सब जगह होते रहे क्या? अच्छा, हमें पॉलिटिक्स बताओगे? जब ये वोट लेते हैं तो वोट तो जनता की लेते हैं, कौन पॉलिटिक्स नहीं करता? कोई चुनाव लड़का करे, कोई वोट देखा करे। नहीं, हाँ तो करते हैं ना, पॉलिटिक्स आप करिए। 2014 में आप चुनाव लड़े बीजेपी के खिलाफ लड़े, इसमें किसने मना करा? अरे जिस दिन वोट मांगते हैं, वोट किसी नॉन पॉलिटिकल से मांगते हैं, वोट तो सभी से मांगते हैं। और देश का हर आदमी पॉलिटिक्स करता है। मेरे साथ कांग्रेस पॉलिटिक्स कह दो कि हमको वोट नहीं चाहिए। सुधांशु जी, राकेश जी, अब 2 मिनट के बाद आप जा सकते हैं। सुधांशु एक बात कहिएगा। एक वाक्य सुन लीजिए, फिर चले जाइएगा। देखिए, एक कहावत होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, गांवों में एक कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे और बाहर न तो घर में भतेरे।
मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में बतेरे। तो यह समस्या ये नहीं है कि सरकार को 3 कानूनों पे झुकाना है। उससे पहले तो जो आपस में 42 ये हैं, इनमें 1 दर्जन तो मल्ल हैं जिनको ये साबित करना है कि मैं बड़ा नेता कौन। राकेश टिकैत जी से बड़ा किसी फला को अपने को साबित करना, तो फला से बड़ा ढीमा को साबित करना है, ढीमा से बड़ा अमा को साबित करना है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि बाहर की बजाय अंदर ही पहले मामला इतना है, इसीलिए इसका नतीजा निकलना इतना आसान नहीं है जब तक अंदर का मामला ना सॉल्व हो जाए। टिकैत साहब ना ठीक है सब, वहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है, सब ठीक है वहाँ तो। अरे जब तक आप चलवाओगे MP साहब, जब तक ये चलेगा, आप अपना काम करो, किसान की बात मान लो। इन्होंने ही आपको वोट दिया है, इसको नाराज मत करो किसान को। टिकैत साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, मेरा आखिरी सवाल, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाऊंगा। 1-on-1 में आपसे करना चाहता हूँ टिकैत साहब। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि देखिए योगेंद्र यादव भी इस आंदोलन में है और अब तो कांग्रेस के सांसद भी कह रहे हैं कि अल्ट्रा माओइस्ट इस आंदोलन को क्या काबू कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इन लोगों की वजह से इस आंदोलन को खराब नाम मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे सब किसान की बात कर रहे हैं। वो तो किसान भी किसी नहीं भी है। आदमी ने वहाँ दूसरे तरह की बात नहीं किसी ने करी वहाँ पे। अच्छा, आप बताइए, इशू एक हैं। आप टिकैत साहब, आपको तो हम अरसे से देख रहे हैं, बड़े टिकैत साहब को भी अरसे से देख रहे हैं, और आपका और मेरा, मैं तो कमोडिटी का प्रोग्राम करता था, आप मेरे प्रोग्राम में अक्सर आया करते थे, तो आपसे तो मेरा पुराना प्यार है। बिल्कुल आता, याद होगा आपको। मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूँ टिकैत साहब, योगेंद्र यादव आपको लगता है वाकई वो क्या किसान है? क्या आपको लगता नहीं है कि इन लोगों ने आपके आंदोलन को खराब नाम दिया, हाईजैक करा? नहीं, वो तो कमेटी में वहाँ पे पूरा प्रोग्राम में बाहर के देखते हैं। बहुत लोग हैं, योगेंद्र यादव जी भी बुद्धिजीवी आदमी है, ऐसा नहीं। भाई किसान नहीं है ना, बिल्कुल आपने बोला वो बुद्धिजीवी है। आपकी बात बड़े इंटेलिजेंट आदमी होंगे, वो बुद्धिजीवी है, वो कभी सफोलॉजिस्ट बन जाते हैं, कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, वो किसान तो नहीं है। हम तो किसान संघ है, उनसे भी सलाह लेते हैं। हम तो जो स्वदेशी जागरण मंच है, आप सबसे सलाह लीजिए। तो प्रोग्राम स्वदेशी जागरण मंच वहाँ पे दिख नहीं रहा ना, किसान संघ वहाँ पर दिख नहीं रहा ना, योगेंद्र यादव वहाँ दिख रहे हैं, और वही फैसला ले रहे हैं कि 9 जगह से ट्रैक्टर रैली निकलेगी या 15 जगह से निकलेगी। वो तो पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं। कोई बात नहीं, सबको ना टिकैत साहब, आप सर्वमान्य किसान नेता हैं, आप अरसे से किसानों के हित में बात करते आए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन योगेंद्र यादव जैसा शख्स ये है ही नहीं किसान नेता। क्यों? योगेंद्र यादव कहां से किसान नेता हो गए? ये तो इन्होंने कौन सी किसानी करी? ये तो स्टूडियो में सफोलॉजिस्ट है। उसके बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, आम आदमी पार्टी से ये बाहर निकले, उसके बाद इन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध करना शुरू करा। इनका तो काम ही यही है। ये तो शाहीन बाग के भी साथ खड़े हुए थे। हमें ये है कि देखो, बहुत लोग इन्होंने तो आंदोलन की फ्रेंचाइजी ले रखी है। मैं एक मिनट मेरी सुनो। हमने बहुत लोगों को ये कहा, बहुत ने कहा कि प्रधानमंत्री से बात कर ले, क्या करे। मैं कहना, प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं। उनको अभी जब तक हमारी भारत सरकार की बातचीत चल रही है, उनको बीच में नहीं आना चाहिए, ना उनको बयान देना चाहिए। जब हमारी सबकी बातचीत हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद में वो पूर्ण रूप से। क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू ने कैटेगोरिकली योगेंद्र यादव का नाम लिया, कांग्रेस सांसद ने, कि हाँ वो मेरे पे हमला करवा रहे हैं। उन्होंने क्लियरली नाम लिया, रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद। बिट्टू का उनका भाई क्या लेन देन है, वो उनको पता होगा। लेकिन जो हुआ, जो विजुअल में दिख रहा है वो दिख रहा है। आपका टिकैत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि कल ट्रैक्टर रैली में आप भारत किसान को बरकरार रखेंगे। उपद्रव नहीं होगा देश में। हाँ बिल्कुल उपद्रव नहीं होगा, गर्व से महसूस होगा। उपद्रव नहीं होगा, बैरिकेड नहीं टूटेंगे, सिस्टम बनाया जाएगा। ऐसा कैसा होगा? नहीं, सिस्टम बनाएगा, ऐसा बैरियर को तोड़ेंगे हम, ऐसा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जल्दी समाधान ढूंढिए देश के लिए, देश की व्यवस्था के लिए। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं माफी चाहता हूं, अभय दुबे आपके पास आखिर को काफी लेट आ रहा हूं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और हरपाल सिंह चौधरी हरपाल सिंह आपके पास भी। लेकिन मैं अभय दुबे आपका रुख करता हूं। अभय दुबे, रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन में खालिस्तानी झंडे हैं, किसानों के बीच उपद्रवी तत्व मौजूद हैं। रविवार को वो सिंधु बॉर्डर पहुंचे थे और उन पर डंडे और हथियारों से हमला हुआ। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए रवनीत, अब तो कांग्रेस कह रही है कि खालिस्तानी एंगल है इस पूरे किसान आंदोलन में। बोलिए। रवनीत सिंह बिट्टू
बलिदानी परंपरा और परिवार से आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेअंत आप। सिंह जी ने शहादत दी है भारत की अखंडता के लिए। और किसान आंदोलन एक बड़ा समुद्र है और इस समुद्र में कई प्रकार के नदियां, सोते, नाले मिलते हैं, मगर वो समुद्र, अथाह समुद्र सबको पवित्र कर देता है। रवनीत सिंह बिट्टू जी ने साफ कहा कि किसानों के आंदोलन के प्रति आज भी मेरी आस्था है। 100 से अधिक किसानों ने शहादत दी है। मेरी भी शहादत हो जाए तो मैं इसकी चिंता नहीं करता। जहां तक ट्रैक्टर की परेड का प्रश्न है तो काले कानूनों की खरपतवार हटाने के लिए सुनिए ना। अबे दुबे, एक आंख बंद करेंगे दूसरी आंख खुली रहेंगे तो आप जितना समय सुधांशु त्रिवेदी जी को देते हैं सुधांशु जी मुझे भी दे दीजिए। 40 सेकंड दे दीजिए। रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा? आपने पलट दी बात। गलत बात। रवनीत सिंह, बिल्कुल गलत बात नहीं है सर। रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा आरोप है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी झंडे हैं, किसानों के बीच उपद्रवी तत्व मौजूद है। कुछ लोगों ने उनके साथ हाथापाई की कोशिश करी, डंडे हथियारों के साथ हमला किया। योगेंद्र यादव इसके पीछे थे। बोलिए आप क्या बोलते हैं? वो बलिदानी परिवार से आते हैं। स्वर्गीय बेअंत सिंह का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन आप जो उन्होंने बात को रखा है उसको आप नीचे क्यों करना चाहते हैं? उसे गोलमोल क्यों करना चाहते हैं? क्या मंशा है? जवाब दीजिए। गोलमोल किसने कहा? आपने कहा। उद्देश्य साफ और पवित्र है, समझ लीजिए। रवनीत सिंह बिट्टू जी ने पहली बार कहा यह बात। ये तो आप सदन में भाषण सुन लीजिए उनका, उसके बाहर भी उन्होंने कहा और ये संकेत दिए भी थे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से मिलकर कि देखिए इस आंदोलन का स्वरूप ऐसा ना हो क्योंकि पड़ोसी देश भी षड्यंत्र कर रहे हैं। ये तो खुद दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया। तो हम ये परिस्थितियां निर्मित क्यों होने देना चाहती भारत सरकार? और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं ट्रैक्टर परेड को लेकर, जो कांग्रेस पार्टी अल्ट्रा माओइस्ट का क्या काम? जब आईबी रिपोर्ट देती है आप कहती है कि देखिए बीजेपी की सरकार हर किसी को खालिस्तानी और अल्ट्रा माओइस्ट बना देती है। अब तो आपके सांसद बोल रहे हैं जी, क्या बोलेंगे आप? तो ये आग घर तक पहुंच चुकी है, क्या बोलेंगे? कल तक इंकार किया, अब घर में आग है, बोलिए क्या बोलेंगे? आजाद भारत की सबसे कमजोर सरकार है। अगर ये होने देती है तो वो, अगर खालिस्तानी मंशा अगर इसमें फलीभूत होती है, अगर पाकिस्तान इसमें षड्यंत्र करता है तो यह आजाद भारत के इतिहास की सबसे कमजोर सरकार सिद्ध होगी। मैं फिर कहता हूं, पुनः दोहराता हूं अपनी बात को कि काले कानूनों की खरपतवार हटाने के लिए, न्याय के बीज लगाने के लिए और जीत की फसल उगाने के लिए और सत्ता को घुटने टिकाने के लिए ट्रैक्टर परेड किसान कर रहा है। जवान खालिस्तानी झंडों की कीमत के ऊपर, अल्ट्रा माओइस्ट की कीमत के ऊपर, सत्ता को घुटने टिकाने के लिए किस कीमत के ऊपर? अपने सांसद पे हमला करवा के सत्ता से घुटने टिकवाए जाएंगे? ये निर्णय करना पड़ेगा आपको अभय जी। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में जवाब दें। भाटी साहब, सुधांशु 20 सेकंड। एक ही लाइन में जवाब दूंगा। अभय जी को जो सरकार पे आरोप लगाना हो, आक्षेप लगाना होता है तो ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है, आपको जो आक्षेप लगाना है आप लगाने को स्वतंत्र है। परंतु मैं एक बात पूछता हूं अभय दुबे जी, ये वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अपमान हुआ और वहां तथाकथित खालिस्तानी झंडा लगा दिया गया, वहां तो भारत सरकार नहीं रोक सकती थी। मगर ये गांधी की एकमेव कॉपीराइट होल्डर पार्टी और परिवार से एक जवाब नहीं आया, एक आलोचना का एक शब्द नहीं आया। हमने इंदिरा गांधी के साथ ये किया और अब मोदी के साथ ये करेंगे, कोट एंड कोट में शब्द बोला गया। इंदिरा के बाद मोदी ठोक देंगे, ये बोला गया। करने वालों को उनसे शब्द नहीं आया। मुझे मेरे विचार से आपने सवाल इनसे सुधांशु जी से किसान आंदोलन का सरोकार क्या है ये बताइए ना। एक ही लाइन का जवाब भटकाइए मत कि नवनीत सिंह बिट्टू के ये बताइए। किसान चाहता है कि तीनों काले कानून जो महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ हुए अपमान के लिए कांग्रेस कहती है हम गांधी जी के 3 बंदर हो गए, हम गांधी जी के बंदर हैं, न दिखाई पड़ता न सुनाई पड़ता न कुछ बोल सकते जाए, क्योंकि हमारे ऊपर आंखों पर पड़ गई है सियासत की मुद्दा है ही नहीं जिस पर आप बात करना चाहते हैं। अरे आपने क्यों नहीं किया? मैं समझ नहीं चाहता, समझ नहीं पा रहा हूं। महिमा मंडित करके कि महात्मा गांधी को अपमानित नहीं, लेकिन रवनीत सिंह क्यों नहीं बहस का? रवनीत सिंह बिट्टू आपके सांसद बहस का हिस्सा क्यों नहीं होंगे? रवनीत सिंह बिट्टू को गलत तरह से ट्रीट करा गया, मुद्दा होगा वो। बलिदानी परिवार के भाटी साहब, सुधांशु जी आपका वक्त हुआ। रवनीत, अब हरपाल जी मैं आपके पास आऊंगा, हरपाल जी आपके पास आऊंगा। चौधरी हरपाल सिंह मैं आपके पास, देखिए टिकैत साहब को हमने काफी समय दिया। चौधरी साहब आप भी समझेंगे, मेरे साथ राजकुमार भाटी भी इंतजार कर रहे हैं। भाटी साहब एक सेकंड, अभी जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। भाटी साहब मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है।
कल आप लोग भी ट्रैक्टर परेड या रैली निकाल रहे हैं, आपको भी इसमें राजनीति का छौका लगाना है। आप भी कह रहे हैं कि बहती गंगा में हम भी हाथ धोले। नहीं, बहती गंगा में हाथ धोने का सवाल नहीं है अमीश जी। मेरा एक तो निवेदन होगा कि थोड़ी देर मुझे बोलने दें, जितना भी समय आप देना चाहें, लेकिन बीच में टोका टाकी ना करें। ये देश के सामने अब स्पष्ट हो गया है, किसानों के सामने स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी और पाखंडी पार्टी है और किसान, मजदूर और गरीब की विरोधी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डा बन रहा है, उसके लिए जमीन एक्वायर की जा रही है। जो 2013 का जो कानून है, अधिग्रहण का कानून, वो ये कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट का 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना दिया जाए। तो इन लोगों ने किसान का नुकसान करने के लिए उन गांवों को, जो इंटीरियर के गांव हैं, जहां सड़क तक नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, उन्हें शहर घोषित कर दिया ताकि उन्हें कम मुआवजा देना पड़े। दूसरे, हमारे ग्रेटर नोएडा में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, डीएमआईसी के लिए जमीन एक्वायर हो रही है। 5 गांवों के किसान 6 दिन से रात दिन धरने पे बैठे हुए, महिलाएं, बच्चे, किसान, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज मुख्यमंत्री को आना था योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, लेकिन किसान की सुनवाई नहीं करेंगे। क्योंकि बाहर कोहरा था और हवाई जहाज उनका उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो कैंसिल हो गया। लेकिन विषय ये नहीं है, देखिए ये जेवर ग्रेटर नोएडा विषय नहीं है। मैं जानता हूं उस इलाके से आते हैं, लेकिन आप हमारे यूपी चैनल में इस मुद्दे को जरूर उठाइएगा, मैं आपको मौका दूंगा। मेरा निवेदन आपसे है कि अभी आप अपनी ट्रैक्टर परेड पे क्या कहना चाहते हैं? बहती गंगा में आप भी हाथ धो रहे हैं। करो आप 2-3 वाक्य तो बोलने दिया करो। बोलिए। ये सरकार हर जगह कोई भी बहाना लगा के किसानों का, मजदूरों का दमन कर रही है, गरीबों के खिलाफ काम कर रही है। गरीबों को हक नहीं देना चाहती, किसानों को हक नहीं देना चाहती, और ये फिर बहाना बनाते हैं कि ये आतंकवादी हैं, अलगा। 2 महीने से, आज पूरे 2 महीने हो गए हैं, इतना शानदार आंदोलन किसानों का चल रहा है, इतना शांतिपूर्वक, इतना संतुलित, इतना अनुशासित, उसमें भी आप आरोप लगाते हैं कि इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, आतंकवादी घुस जाएंगे। अरे इस देश को और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को नमन करना चाहिए इन किसानों के सामने। असली भारत यही तो है। आपने जो अभी स्लोगन दिया, जो आपका पोस्टर है कि सबसे ऊपर हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान कौन है? ये किसान और मजदूरी तो ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, हरपाल सिंह, चौधरी हरपाल सिंह, मैं आऊंगा आपके पास। सुधांशु बोलिए। भाटी जी, आपने इतना सब कुछ बोला, आपने अपने क्षेत्र के हिसाब से बोला, पर मुझे लगता नमन तो आपका करना चाहिए, क्योंकि सामने दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद बोल रहे हैं इसमें माओवादी, अर्बन और खालिस्तानी घुस गए हैं, और आप आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। हाँ, आपको 2 महीने में 1 वर्ष मिल गया ये बोलने के लिए। 2 महीने में 1 मुद्दा आपको मिल गया, उसी को आप घुमाए जाएंगे। नहीं, 2 महीने में क्यों? अभी तो उन्होंने बोला ना, हमने तो, हमारे किसी नेता ने बोला कि खालिस्तानी घुस गए, और मैंने बता दिया। आपके रोजाना बोल रहे हैं आप इतनी अपमानजनक भाषा किसानों के लिए बोल रहे हैं, रोजाना पूरे देश देख रहा है। बोला, समझ में नहीं आता। सांसद चौधरी हरपाल जी, आपको नमस्कार। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं सर, क्या आपको लगता है कि जो ट्रैक्टर परेड होगी, ट्रैक्टर रैली होगी, उसमें सिस्टम पूरा फॉलो होगा? और जो मिसट्रीट किया गया रवनीत सिंह बिट्टू को, वो गलत था, जो बदतमीजी हुई है कांग्रेस के सांसद के साथ? हरपाल सिंह चौधरी साहब, आवाज जी चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब आपको मेरी चौधरी साहब आवाज मिल रही है? अब आवाज नहीं आ रही है चौधरी साहब, लगता है आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा उनका रुख करूंगा। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आप आर पार देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। बैक, आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 डिबेट आर पार। मेरे साथ हरपाल सिंह, चौधरी हरपाल सिंह है। चौधरी हरपाल सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सबसे पहले आपको नमस्कार। मेरा आपसे मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि ट्रैक्टर रैली पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि वो भी ट्रैक्टर रैली परेड को निकालेगी। अब बोलिए। पहले मैं आपको एक बात साफ कर दूं, ये बिल को लेकर और एमएसपी को लेकर बात हो रही है, मैं आपको ध्यान दिला दूं कि हम जो बात कह रहे हैं आज, वही बात जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2011 में। आपने पहले बोली है ये बात? 2000 नहीं, हाँ पहले आज फिर बोल रहा हूं मैं, तो मैं आपसे बता रहा हूं ये बात
कि पहला तो हमारे दोनों मुद्दे स्पष्ट हैं। चौधरी साहब, आपके ऑडियो तो आ रहा है, आपका वीडियो बार बार ब्लैकआउट हो रहा है। मैं आपका दोबारा रुक करूंगा। आपके वीडियो में कोई दिक्कत है? लगातार दिक्कत आ रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलता हूं, कुछ समस्या आ रही है आपके वीडियो में, और आपका ऑडियो भी ब्लर हो रहा है, और वीडियो भी ब्लर हो रहा है, और ऑडियो भी बार बार मिस आउट हो रहा है। मैं वापस आता हूं आपके पास। मैं सुधांशु और अभय दुबे के पास चलता हूं सीधा। अभय दुबे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने एक बड़ा बयान दिया, मैं जानना चाहता हूं इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी जी का जो कहना था, वो क्या कहना चाह रहे हैं? आप भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना का इस्तेमाल चीन की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अगर आप भारतीय मजदूर और किसानों का प्रयोग करेंगे तो आप तीनों सेनाओं की जरूरत नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि किसानों और मजदूरों को बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो इन पूरी सेनाओं की जरूरत नहीं है। आज आर्मी के पूर्व अधिकारियों ने बोला है कि ये सेना का अपमान कर गए राहुल जी। बोलिए, क्या बोलते हैं अभय जी? अच्छा, देखिए ये समझ का अंतर है। राहुल गांधी जी ने पहली बार नहीं कही ये बात। राहुल गांधी जी पहले दिन से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आप आंतरिक रूप से भारत को इतना सुदृढ़ कर दीजिए, यहां के किसानों को, यहां के मजदूरों को, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी को, कि पड़ोसी देश का साहस नहीं हो कि हमारी तरफ आंख उठाकर देख लीजिए। वो भारत की समृद्धि की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये परिस्थितियां आजाद भारत के इतिहास में पहली बार निर्मित हुई तो कि चीन चलो, बीजेपी तो समझना नहीं चाहती राहुल गांधी को। बीजेपी तो, एक सेकंड अबे जी, बीजेपी तो समझना नहीं चाहती। बीजेपी की नीयत खोटी हो सकती है आपके अनुसार, बीजेपी समझना नहीं चाहती, लेकिन पूर्व सैन्य अधिकारी भी समझना नहीं चाहते क्योंकि वो भी नाराज है। पूर्व सैन्य अधिकारी कह रहे हैं, और बड़ी चिट्ठी आई है इसको लेकर, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं सेना का। बयान सच्चाई से दूर है। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ, जिसका काम उसी को साझे, पूर्व सैन्य अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि कैसे चाइना अंदर तक आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख में। मैं एक सरदाना जी की बात का सिर्फ जवाब देना चाहता हूं। सरदाना जी नहीं कह रहे हैं, सरदाना जी त्रिवेदी जी कह रहे हैं। देखिए अमीश देवगन जी, ये बात सत्य है कि आप बार बार रेजिस्ट कर रहे थे कि किसान आंदोलन पर अड़े जाते क्यों नहीं। एक ही व्यक्ति के हाथ में है ये कि किसान चले जाएं। ओके, ठीक है सुधांशु ठीक है, आपको मैंने 2 मिनट दिए, अपनी बात को रखा। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी जवाब, सुधांशु जी राहुल जी के बयान पर जवाब। राहुल जी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है। राहुल जी के बयान, ये कह रहे हैं कि आप समझना नहीं चाह रहे, आप जान के ऐसा कर रहे हैं सुधांशु? नहीं, देखिए राहुल जी के बयान को समझने के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम है, बड़ा जटिल है, क्योंकि उनके ऊपर तो वो कहावत लागू होती है, ऐसा बोलो जो बूझे खुदा। मतलब या तो खुदा के समझाओ या खुदा ही समझे। तो इसलिए उनका जो बयान है, उनकी माया वही जाने, क्योंकि पूरा देश देख चुका है कि उनके बयान को कोई बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उनके अंदर व्याकरण से लेके भाव तक, और शब्द से लेके अभिव्यक्ति तक, और शैली से लेके अन्य चीजों तक पूरी तरीके से पूर्व सैन्य अधिकारियों ने सीरियसली लिया इस बयान को, पर पूर्व सैन्य अधिकारियों ने सीरियसली लिया इस बयान को। सुधांशु, आप नहीं सीरियसली ले रहे? मैं मानता हूं कि इतने गंभीर पद पर बैठे हुए व्यक्ति को हल्केपन से बात नहीं कहनी चाहिए। और जहां तक उन्होंने बात कही, तो किसानों के परिवार के ही तो बेटे हैं जो वहां पे हैं, जिनके लिए उनकी पार्टी के लोग कहते थे कि भारत की सैन्य सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है। और जिन लोगों को अबे दुबे जवाब 20 सेकंड। अबे दुबे, किसान सड़कों, देखिए अगर गंभीरता से पहले दिन से राहुल गांधी जी की बात को मोदी जी ने ले लिया होता तो -23% की जीडीपी नहीं होती, 40 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेल नहीं दिए जाते, मजदूर दर बदर की ठोकरें नहीं खाते, 60 दिनों तक किसान सड़कों पर नहीं पड़े रहते, 100 से अधिक किसानों की शहादत नहीं होती, चीन भारत में घुसने का साहस नहीं करता। सुधांशु 10 सेकंड। आपने गंभीरता से नहीं लिया, और राहुल जी ने किसी भी व्यक्ति की बात को गंभीरता से नहीं लिया, सिर्फ 5 पूंजीपतियों से पूछकर आपने काम किया। ठीक है, एक सेकंड, राहुल जी को गंभीरता से लेना चाहिए था सुधांशु आप लोगों को। क्विकली 10 सेकंड्स। अरे उनकी पार्टी के लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं उनको? 23 लोग तो लिख के दे चुके हैं कि भैया बचाओ हमका इनसे, और ये हमको भाषण दे रहे हैं। अरे भैया अपने लोगों को समझा लो, युवा हो या। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन निष्कर्ष यही है कि जय जवान जय किसान, सबसे ऊपर हिंदुस्तान, और जिसका काम उसी को साझे। आप और मैं अगर एक दूसरे का काम करेंगे तो जचेगा नहीं, जमेगा नहीं, क्योंकि हमारा काम वही है जो हम कर रहे हैं। जरूरी ये है। नमस्कार।